So, what were we doing yesterday? Any idea? Was the device can yes. Yeah, हम पढ़ रहे थे थोड़ा सा device. Elementary से elementary. Yes, elementary. So, which topic we covered yesterday, by the way? Health and safety culture. Health and safety culture. Very good. ठीक है जी, हमने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कल डिटेल में डिस्कस किया और इंशाल्लाह टुडे इन दिस लेक्चर वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट रिस्क असेसमेंट। ठीक है, आज का जो का लेक्चर है तो इट इज ऑन अबाउट रिस्क असेसमेंट। लेकिन हम इसमें समझेंगे रिस्क असेसमेंट होता क्या है, क्यों किया जाता है, व्हाट्स द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग रिस्क। वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी। Bilal, Mustasneen, and Osama. Welcome. So, in the class, basically, our agenda of meeting is to discuss about risk assessment. So, anybody, do you have an idea about risk assessment? थोड़ा सा आइडिया अपना बताएं कुछ अगर आपको मतलब है पहले से। जैसे प्रॉपर्टी पे हैजर्ड्स को देखिए बहुत अच्छी बात है, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना और उसको मेजर करना, ठीक है, और उसके लिए करेक्टिव एक्शन। अगर आपसे कोई एग्जामिनर इंटरव्यू में इस तरह से जनरल सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना कि भाई रिस्क असेसमेंट क्या होती है, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट, ठीक है, या कोई भी फॉर योर जॉब इंटरव्यू आप जॉब के लिए भी जाते हैं, आपसे कोई जनरल सा सवाल कर लेते हैं ना, तो इट इज अ मैकेनिज्म या प्रोसीजर या मेथड टू आइडेंटिफाई hazards, to measure it and make a corrective actions। ठीक है, ये तीन अल्फाज आपके अंदर हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं रिस्क असेसमेंट। ठीक है, सो नाउ आज हम इसको थोड़ा सा फॉर्मली पढ़ते हैं कि रिस्क असेसमेंट बेसिकली है क्या। ठीक है जी, देखिए बिफोर going to discuss about the risk assessment, we must have to know about what is hazard and risk. Because if I say to identify the hazard, if you don't know about the hazard, so it doesn't make any sense. Okay? Yes, very good. Potential, any substance that have a potential of harm. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी सिचुएशन, ठीक है,
जो कि नुकसान करने की सलाहियत रखती हो। ठीक है जी, कोई भी चीज या सिचुएशन, ठीक है, या कोई कॉन्सिक्वेंस वो जो नुकसान रखने की सलाहियत रखती हो, तो उसको हम कहते हैं हैजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मिसालें में, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। ये वाला बोर्ड, ठीक है जी, लेकिन इसको थोड़ा सा ना आप तो टेक्निकली डिफाइन करेंगे, वैसे तो नहीं कहेंगे नहीं ये वाला बोर्ड, ठीक है। आप इसमें बताएंगे यार इस बोर्ड का कंसीक्वेंस के ट्रिप, गिर सकता है ना, ट्रिप होना, गिरना, तो एक ट्रिप हैजर्ड है, ठीक है। और ठीक है जी, ये हैजर्ड एक हो सकता है। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है यहाँ पर, ठीक है जी। एयर कंडीशनर लगा हुआ है, चलिए ठीक है। अगर यहाँ काम हो रहा है तो वर्क एट हाइट भी आप कंसीडर करिए। तमाम के तमाम हैजर्ड्स हैं, ठीक है जी। तो हैजर्ड आपको समझ में आ गया। हैजर्ड इज समथिंग विद अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं हो। चले आगे चलते हैं। अब बात आती है, वर्ड इधर आ रहा है रिस्क। मैं बार बार कह रहा हूँ रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क को भी बेसिकली हमें जिस तरह हैजर्ड को समझा, तो वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द रिस्क एज वेल। तो कहते हैं रिस्क इज द लाइक्लीहुड दैट अ हैजर्ड विल कॉज हार्म। लाइक्लीहुड कहते हैं किसी भी चीज की होने को, मतलब प्रोबेबिलिटी, चांसेस, ठीक है। देखिए जो हैजर्ड है, एक चीज है ना, कोई सब्सटेंस हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है, उसका पोटेंशियल है। अब रिस्क क्या है कि उसके होने के चांसेस कितने हैं, वो बेसिकली रिस्क, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द डायरेक्ट टर्म दैट इज रिस्क असेसमेंट। क्या है, देखिए इसको वही बात है जिस तरह आप लोगों ने बता दिया, इट इज अ फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस, ठीक है। फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस या सिस्टमैटिक मैकेनिज्म, ठीक है, या सिस्टमैटिक मेथड, या आप इसको और भी मतलब डिफरेंट अंदाज में इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं कि सिस्टमैटिक प्रोसीजर भी कह सकते हैं, फॉर्मलाइज्ड मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस ऑफ नंबर 1 दैट इज आइडेंटिफाइंग हैजर्ड associated with the work activities and location, ठीक है जी। फिर कहते हैं evaluating risk, आइडेंटिफाई, एवेल्युएट, अंदाजा लगाना, नापना, मेजर करना किसी चीज को, ठीक है। मेजर रिस्क एंड देन ईदर एलिमिनेट और कंट्रोल दैट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है। हमने जिससे बात की कि उसको करेक्टिव एक्शन लेना, तो ये उसकी जगह उसने क्या किया, या तो उसको खत्म कर दें रिस्क को, या उसको कम कर दें, रिड्यूस। खत्म नहीं कर सकते तो रिड्यूस कर दें, ठीक है। ये चीज आप डिटेल में आगे आएंगी कि क्या खत्म कैसे किया जाता है, कंट्रोल किस तरह करते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब फिर कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट इज द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ, ठीक है। तो सबसे वजह क्या होती है रिस्क असेसमेंट की? जी अता आप बताएं सर, वजह क्या होती है रिस्क? व्हाई डू वी कंडक्ट या परफॉर्म रिस्क असेसमेंट? देखो लिखा हुआ है ना इधर यार, लास्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, ये वजह ही बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रिस्क असेसमेंट क्यों की जाती है, क्यों करनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसका वो कह रहा है, देखिए the main objective of risk assessment is the prevention, prevention कहते हैं हिफाजत, prevention of accident and ill health, कि कोई हादसा ना हो और कोई बीमार ना हो, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए रिस्क असेसमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया। देखें सबसे पहले चलिए आप अपने अपने अल्फाज में जरा डिफाइन करें। चलिए जी आप कीजिए जरा, थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज रिस्क असेसमेंट अपने अल्फाज में, इसको छोड़ दें। रिस्क असेसमेंट इस वजह से किया जाता है कि वहाँ नुकसान ना हो, नुकसान से बचने के लिए। और जाहिर अल्टीमेटली नुकसान ही होगा अगर कोई इल होता है या इंजरी होती है, ठीक है, गुड। इसके अलावा जो एरिया में काम हो रहा है उसको सेफ बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए, चलो कुछ हद तक सही है, ठीक है जी। आगे नहीं, पहले तो बताएं ना रिस्क असेसमेंट क्या होता है, जितना आप बोल सकते हैं बोलें इस हवाले से। आपसे मैं कह देता हूँ यार रिस्क असेसमेंट में बोलें। identify the hazard, measures the hazard. शाबाश, लेकिन ये है क्या? रिस्क असेसमेंट एक
मतलब एक पॉलिसी बन जाती है जिस शाबाश शाबाश। एक देखिए पहले तो ये समझे रिस्क असेसमेंट है क्या पहले तो ये बताएं। वो आइडेंटिफाई को भी छोड़ दें और इसको भी छोड़ दें, पहले तो ये सर समझें। हैजर्ड से बचने के लिए नहीं है। वो ठीक है, वो सारी बातें आपकी एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ पहले तो ये बताएं ना है क्या ये चीज रिस्क असेसमेंट। जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट से भी एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आप Risk assessment- बताएं पहले। Risk assessment is a report. सॉरी दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई। Risk assessment basically is a report. It is a report to identify the hazards. अच्छा रिपोर्ट नहीं यार, गलत रिपोर्ट तो नहीं है ये। वो ठीक है आपकी देखिए सर ये बातें गलत रिपोर्ट बनाई जाती है, लेकिन अभी तक मैं वो जवाब जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो आपने नहीं दिया। फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस एक्सीलेंट, जिससे आप यही है भाई। देखिए रिस्क असेसमेंट है क्या, एक फॉर्मुलाइज्ड प्रोसेस है किस चीज का जी, आइडेंटिफाई हैजर्ड करने का, ठीक है, उसको मेजर करने का और उसके लिए उसको खत्म या कम करने का, ठीक है। ये है रिस्क असेसमेंट, एक फॉर्मुलाइज्ड प्रोसेस, ठीक है, अ सिस्टमैटिक मैकेनिज्म, अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो ये चीज आपको जहन में होनी चाहिए। अब समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आपसे कोई भी कहेगा तो आपने ये कहना है यार व्हाट इज सर, ये एक फॉर्मुलाइज्ड प्रोसेस होता है टू एलिमिनेट और मतलब टू आइडेंटिफाई तो फिर एवल्यूएट या मेजर या फिर उसको एलिमिनेट, ठीक है नहीं। अब आप इंशाल्लाह याद रखेंगे। अच्छा फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आपको पता लग गया, टू प्रिवेंट, हिफाजत करने किस लिए, इल हेल्थ या इंजरी ना हो। गॉट इट, आगे चलें। चलें अब देखिए हैजर्ड को मैंने आपको बता दिया कि any substance या situation that has a potential of harm, जिसमें सलाहियत हो किसकी, नुकसान पहुंचाने की, तो वो हैजर्ड है। अब ये कितने किस्म के हो सकते हैं, देखिए ये 5 किस्म के हैजर्ड हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। ये तमाम के तमाम हैजर्ड्स की मतलब वो है फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल हैजर्ड की अगर बात करते हैं, कहता है क्लास हार्म बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल मुझे बताइए ये वाला जो ट्रिप हैजर्ड है, ठीक है, ये फिजिकल हैजर्ड है, ये केमिकल फिजिकल हैजर्ड है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी फास्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्क एट हाइट, इज इट अ फिजिकल हैजर्ड या केमिकल या बायोलॉजिकल या एर्गोनॉमिक्स? फिजिकल एर्गोनॉमिक्स भी हो सकता है। वर्क एट हाइट स्ट्रेस ड्रेन ऑन द बॉडी। और नहीं भाई फिजिकल हैजर्ड ही क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, भरोसा नहीं अपने ऊपर ही नहीं है भरोसा, तो मैं ऐसे ही कंफ्यूज कर रहा था। वर्क एट हाइट इज अ फिजिकल हैजर्ड, देखिए वो गिर सकता है ना यार, फिजिकली फिजिकली गिरेगा। जाहिर है एर्गोनॉमिक्स इज समथिंग एल्स, मैं बताता हूँ वो क्या। तो फिजिकल का क्लियर हो गया। देखिए केमिकल हैजर्ड भी बड़ा इजी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल्स हैं जिसमें जो केमिकली आपको नुकसान पहुंचा सके, इल हेल्थ का कारतन है। For example, things which cause harm because of their chemical characteristic, ठीक है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक से मुराद ये कि जो भी उनकी केमिकल की उनके फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, वो आपको बर्न कर सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, से सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सारे केमिकल ऐसे हैं जो हैजर्ड्स हैं जो कि आपको केमिकली नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। केमिकली से मुराद ये है कि एनीथिंग जहां पर भी आपको क्या हो, जहां पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो। अब देखिए फॉर एग्जांपल वर्क एट हाइट, बंदा गिरता है, ठीक है, इंजरी होती है, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है? नो, नॉट एट ऑल। देयरफॉर हमने व्हाट वी कॉल इट, इट्स अ फिजिकल हैजर्ड, ठीक है। केमिकल हैजर्ड की बात करते हैं, मैं कहता हूँ आपके सल्फ्यूरिक एसिड है, आप उससे कांटेक्ट में आ जाते हैं विदाउट मतलब एनी हीट, तो क्या होगा, योर स्किन विल बर्न। अच्छा स्किन के बर्न होने का जो मैकेनिज्म है, दिस इज बेसिकली बिहाइंड इट, व्हाट इज बिहाइंड इट, इट्स अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपकी स्किन को ऑक्सीडाइज कर देगी, ठीक है, इसलिए आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह कहने का मकसद है उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो चीज बचा है वो केमिकल है। समझ में आ गई बात, ठीक है। वहां पे क्योंकि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन जैसे मैंने बर्निंग किया आपको एग्जांपल, ठीक है। फिर कहता है बायोलॉजिकल लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज और हेल्थ, ठीक है जी।
कोविड की मिसाल बड़ी कॉमन है। उसके अलावा पानी के अंदर बैक्टीरिया या वायरसेस हैं, ठीक है, इकोलाई है, डायरिया वगैरह जो हो जाता है, और दूसरी मतलब डिजीजेस हैं। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो हो रही है, ठीक है, वो सब किसके अंडर आ जाएंगी? बायोलॉजी। वो क्या चीजें देखो, वो हार्म नुकसान पहुंचा सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकोलाई वगैरह जैसे मिसाल देता हूँ, ठीक है ना, पैथोजेंस हैं, ठीक है, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स हैं। तो ये क्या कर सकते हैं? हमें नुकसान पहुंचाने की भी इनमें सलाहियत है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू द नेचर इज दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये लिविंग नहीं होते केमिकल जो है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है ना, वहां पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो आपको नुकसान पहुंचाए, तो वो क्या होगा? बायोलॉजिकल है, ठीक है, तीनों क्लियर है। अब आ जाते हैं एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, एर्गोनॉमिक इज समथिंग व्हेनेवर यू डू अ रिपीटेटिव वर्क। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझ लो एक मुट्ठी भर के रेत ला के रख देता हूँ, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ यार इसके आप रेत की जो ज़रात हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको काउंट करें, ठीक है। तो वो जो रिपीटेटिव काउंटिंग है ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, इट वुड क्रिएट एन एर्गोनॉमिक इफेक्ट ऑन योर बॉडी, ठीक है। या मैं कहता हूँ यार आप फॉर एग्जांपल 4000 बार है ना ऊपर नीचे बैठे हैं, तो आपकी क्या होगी? फटीग क्रिएट हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। कोई भी अगर मैं कहता हूँ यार ये 10,000 बॉल है, आप इनको उठा के नीचे से उठाएं मैनुअली और ऊपर रखें, तो क्या होगा? बॉडी में फटीग अगेन क्रिएट हो जाएगी। तो इस ये रिपीटेटिव वर्क की वजह से जो बॉडी के अंदर, कभी आपने देखा होगा आप अक्सर बैठे हो आप पाँव सुन हो गया, या कोई ज्यादा देर किसी एक पोजीशन में तो हाथ सुन हो गया, ये सुन हो जाना, ये सब क्या है? बेसिकली एर्गोनॉमिक इफेक्ट होते हैं ड्यू टू द रिपीटेटिव वर्क। कहते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पुट ऑन द बॉडी थ्रू पोस्चर एंड मूवमेंट। पोस्चर ऑफ मूवमेंट मतलब रिपीटेटिव वर्क आप कर रहे हैं, या किसी इस तरह से आप बैठ गए कि पाँव सुन हो जाना, ये सब चीजें किसमें? एर्गोनॉमिक में आ जाती है, क्योंकि देखें है वो भी नुकसान पहुंचा रहा है आपको, ठीक है। अच्छा साइकोलॉजिकल स्ट्रेन क्या मतलब है? जाओ, ठीक है। देखिए स्ट्रेस मींस ये, स्ट्रेंथ मींस 3 डायमेंशनल, नहीं समझ में आई? देखिए स्ट्रेस कहते हैं किसी एक रस्सी है उस पे खिंचाओ, स्ट्रेस है ये, ठीक है। स्ट्रेन कहते हैं 3 डायमेंशनली किसी चीज पे खिंचाओ या प्रेशर बिल्ड होना, वो स्ट्रेन है, ठीक है जी। अच्छा फिर कहते हैं साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी मींस दिमागी तौर पे, ठीक है। कहता है थिंग्स दैट हैव अ पोटेंशियल टू कॉज इंजरी टू माइंड रादर देन बॉडी, ठीक है। आपको कोई इंजरी नहीं होगी, आपकी स्किन नहीं बर्न होगी, आपको कोई इंटरनली इल हेल्थ नहीं होगी, बट आप साइकोलॉजिकली परेशान होंगे, ठीक है। कोई एग्जांपल दें साइकोलॉजिकल हैजर्ड की। अच्छा सर इनहेलिंग मैनेजमेंट के दबाव की वजह से, मैनेजमेंट का दबाव हो सकता है, ठीक है जी। बोलिए जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट भी बोले। सर इनहेलिंग स्मोक सर वो स्ट्रेस पैदा करता है माइंड पे। ठीक है, वो इनहेल करते हैं तो साइकोलॉजी डायरेक्ट डस्टी एनवायरनमेंट है, साइकोलॉजिकली आपको उस पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ओवरलोड हो गए, आप लॉन्ग आवर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं, ठीक हो गया। पिछली दफा क्लास में यही हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक हमारे अहमदाबाद से स्टूडेंट थे, तो वो कहते सर हमारी मतलब वाइफ भी एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड, ठीक है ना। तो वो ऐसी डिस्कशन हो रही थी, आपकी तरह ही लड़के थे, तो हमने उस पर भी बड़ा डिस्कस किया था इसको। कहने का मकसद है कोई भी ऐसी चीज देखे हैजर्ड जो हार्म का पोटेंशियल हो जिसमें, ठीक है। अब पोटेंशियल किस किस किस्म से हो सकता है? फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है, बायोलॉजिकली हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, और साइकोलॉजिकली। याद हो गए पांचों? चलो जल्दी से बताओ, अब एर्गोनॉमिक्स का बताएं आप मुझे। जी स्ट्रेस या स्ट्रेन की वजह से जो बंदा कोई लगातार काम करता है उसकी वजह से रिपीटेटिव एक ही बात करता है, ठीक है। मैं भी एक ही जगह एक ही, आप इवन इन द ऑर्गेनाइजेशन भी होता है कि आप एक ही काम को मुसलसल 10 साल 15 साल एक ही रिपीटेटिव काम कर रहे हैं, तो आप उसमें भी खुश मतलब फील गुड फील नहीं करते,
ठीक है, तो उसमें चेंज इंसान की नेचर है कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ठीक है जी, आप जरा बताएं कुछ बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के बारे में बताएं। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, हाँ कोविड-19 हो गया। हाँ, मिसाल पैथोजेंस हो गए, ई कोलाई हो गए, ठीक है, और अदर बैक्टीरिया। ठीक है जी, चलें जी, रिस्क असेसमेंट आपने समझ में आ गया, आपको हैजर्ड समझ में आ गया, हैजर्ड्स की टाइप्स हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पर्पस, ये वही चीज की एलिब्रेशन, वो जो लास्ट सेंटेंस था, जैसे मैंने कहा था कि यार प्रिवेंशन ऑफ इल हेल्थ एंड इंजरी, उसी की देखें एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड के अंदर कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट, क्या वजूहात हैं, ये क्यों की जाती हैं, क्या पर्पस है रिस्क असेसमेंट का। पर्पस मतलब वजूहात, ठीक है ना, क्या वजह है, क्यों करते हैं रिस्क असेसमेंट। ठीक है, वो जो पहली स्लाइड में डिस्कस हुआ था। तो देखिए उसमें भी ये लिखा हुआ, देखिए पहली स्लाइड पे देखिए लास्ट सेंटेंस कह रहा था, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट इज द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ। यहाँ तक बात, अब इसी की डिटेल बेसिकली यहाँ पर आई है। देखिए टू, इसमें लिखा टू प्रिवेंट डेथ एंड पर्सनल इंजरी। ठीक है, रिस्क की वजह से जो हैजर्ड है उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है और पर्सनल इंजरी भी हो सकती है, उससे बचने के लिए किया जाता है। नंबर 2 कहता है अदर टाइप ऑफ लॉस इंसिडेंट। अदर टाइप ऑफ लॉस से मुराद ये कि प्रोडक्शन टाइम रुक गया, ठीक है, मोरल डाउन हो गया, ये सारी चीजें, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। ठीक है जी, फिर कहता है ब्रीचेस ऑफ स्टैट्यूट लॉ व्हिच माइट लीड टू एनफोर्समेंट एक्शन एंड और प्रोसिक्यूशन। रिस्क असेसमेंट इसलिए भी की जा सकती है यार, अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो हमें क्या होगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर प्लांट पे या इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, तो ऑफ कोर्स वो कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, तो उससे बचने के लिए भी रिस्क असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट फॉलो ऑन फ्रॉम एक्सीडेंट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का आपको है कॉन्सेप्ट, जरा बताइए जरा, व्हाट आर द डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट, फॉर एग्जांपल्स बता दें। देखिए डायरेक्ट कॉस्ट से मतलब डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि फर्स्ट डायरेक्ट एड वगैरह आ जाता है शाबाश, के लिए, फर्स्ट एड हो गई में आ जाते हैं। और ये डिस्कस की भी हमने चीज। चलो वो हो गई कि आपने अगर मरीज को भेजना है तो वो एम्बुलेंस चार्ज वैसे ये जो ट्रांसपोर्ट आप कह रहे हैं ना, ये फर्स्ट एड में शामिल होती है। देखिए फर्स्ट एड बेसिकली क्या है, वैसे हम इसका डिटेल टॉपिक भी है। फर्स्ट एड तो ये ना कि आप इमीडिएट क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं किसी भी विक्टिम को, ठीक है, अब उसको अगर अस्पताल ले जा रहे हैं तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन है वो फर्स्ट एड में आ गई सारी चीजें, ठीक है ना, आप उसे पट्टी कर रहे हैं वो फर्स्ट एड में आ गई, आप उसको मतलब जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं इमीडिएट, ठीक है। और डायरेक्ट वो जो कोई बहुत सारी कॉस्ट है यार, वर्कर सिक लीव होगी, बंदा जाएगा बीमार होगा तो छुट्टी पे जाएगा, और उसकी जगह नया वर्कर आएगा, तो प्रॉपर्टी डैमेज जो प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, ठीक है, देनी पड़ेगी। ठीक है, वो पे हो गई। प्रोसेस की में कंटामिनेशन हो सकती है, खुदा ना खास्ता कि किसी का हाथ किसी मशीन में आए तो उसकी ब्लड या स्किन वगैरह प्रोडक्ट में मिक्स हो सकती है, टाइम हो सकता है साहब, जुदाई होता है, टाइम लॉस हो सकता है, तो ये सब डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है जी। तो कह रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट फॉलो ऑन कॉमन एक्सीडेंट, ठीक है, तो इस चीज से भी बचने के लिए क्या किया जाता है, रिस्क असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट की भी बता दें एग्जांपल, जैसे जो कस्टमर्स होंगे उनको कस्टमर का बिल्कुल वो फिर गुडविल खराब हो जाती है, ठीक है, एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है, और कुछ मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाती है, ठीक है, तो ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें involved है, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं जी, डिस्कस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ। चलें अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। ये अक्सर एग्जाम में भी आ जाता है, रिस्क असेसमेंट को मतलब है ना किस तरह किया जाता है, ठीक है, तरीका कार क्या है रिस्क असेसमेंट का, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम। पहले दायरे वो तो सारी बेसिक चीजें थी क्योंकि फाउंडेशन थी बेसिकली रिस्क असेसमेंट की ना। अब हम पढ़ते हैं कि रिस्क असेसमेंट की कैसे जाती है, ठीक है, ये पढ़ेंगे अब।
ये वाला देखिए, रिस्क असेसमेंट को करने के लिए 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है, आप हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर, ठीक है, इसकी मैं डिटेल बताऊंगा कि आइडेंटिफाई करते कैसे हैं, ठीक है। अभी तो हमने ये पढ़ा था कि यार आइडेंटिफाई करते हैं, अब कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिर कहते हैं आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। पहले हैजर्ड आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, विल लुक फॉर द पीपल, लोग जो हैं, ठीक है, वो उनके साथ उनको कौन उससे इफेक्टेड हो सकते हैं, वो आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है, एवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। वो एक मेजर किया जाता है उस रिस्क को और उसकी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो डिसाइड की जाती है, ठीक है जी। चौथे में कहता है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इंप्लीमेंट देम। फिर जो इन एवेल्युएट जो करते हैं उन सब चीजों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में लाते हैं, ठीक है, या वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग, मतलब एक सबूत जो भी है पूरी एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर कहता है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। फिर उस रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट पे जिस तरह पॉलिसी थी, पॉलिसी को हम रिव्यू और अपडेट करते थे, इसी तरह इस रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट को भी क्या करेंगे, ठीक है। बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें। चलो अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द हैजर्ड, कि हैजर्ड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हैजर्ड की कैटेगरीज होती हैं, देयर आर 2 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेफ्टी हैजर्ड एंड सेकंड इज हेल्थ हैजर्ड। देखिए, कुछ होते हैं सेफ्टी हैजर्ड, दोज सेफ्टी हैजर्ड बेसिकली वो होते हैं दोज आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कहते हैं कि वर्क प्रोसीजर। ठीक है, आपको थोड़ा आसान करके समझाना चाहता हूँ, वर्ड मेरे जहन से निकल गया। कहता है कि सेफ्टी हैजर्ड आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर ऑफ डेंजरस कंडीशन और सिचुएशन, और हेल्थ हैजर्ड वो होते हैं जो एक्सपोजर टू द सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस। देखें, अब मैं समझा। देखिए, सेफ्टी हैजर्ड वो हैं जो बेसिकली किसी कंडीशन से एसोसिएट, वर्क एट हाइट, ये क्या है, एक कंडीशन है क्योंकि वहां से गिर सकता है, ठीक है। ट्रिप हैजर्ड, इट्स अ सेफ्टी हैजर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं बात करता हूँ हेल्थ हैजर्ड की। देखिए, फिजिकल हैजर्ड में कोई रेडिएशंस हैं, ठीक है, और वाइब्रेशन, नॉइस, एक्सट्रीम, ठीक है, ये सिचुएशन नहीं, बेसिकली ये सब्सटेंसेस हैं जो कि आप पे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह केमिकल में आप लेड, मरकरी, सल्फ्यूरिक एसिड, वही जो है बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल। तो ये जितने भी आपके पास हैजर्ड्स हैं ये आपके हेल्थ पे इफेक्ट करेंगे, ठीक है। देखें, तो ये तमाम की तमाम क्या है, बेसिकली ये सब्सटेंसेस हैं, और ये बेसिकली जो सेफ्टी हैजर्ड्स आर सिचुएशंस, कंडीशंस हैं। ये समझ में आ रही है, थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है। ये एर्गोनॉमिक तो सेफ्टी में भी आ सकते हैं, जैसे वो भी रिपीटेटिव एक्शन। देखिए, एर्गोनॉमिक बेसिकली एक कंडीशन है, मैं कह रहा हूं एक रिपीटेटिव वर्क। देखिए, रिपीटेटिव वर्क जो है ये कोई चीज तो नहीं है ना, ये तो एक सिचुएशन है, काम है, ये कोई सब्सटेंस नहीं है, कंडीशन है ना। ये तो साइकोलॉजिकल, दिमागी कोई प्रेशर है, तो वो क्या चीज है, ये प्रेशर जो दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है या जो स्ट्रेस है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ कंडीशन, अ सिचुएशन, ये कोई चीज नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, चलो इसको मैं वन बाय वन थोड़ा सा देखते हैं और शायद क्लियर हो जाए। देखें, पहली चीज है वर्क एट हाइट, ये मैंने आपको समझा दी। इट इज अ कंडीशन, सॉरी, इट इज अ कंडीशन, वर्क एट हाइट इज अ कंडीशन, ये सब्सटेंसेस हैं। वेरी रिपीटेटिव मूवमेंट, stopping, twisting, manual handling,
सर मैनुअल हैंडलिंग वहाँ पर भी आया हुआ, अगर आप देखिए तो सेफ्टी हैजर्ड में मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन। अच्छा चले, एनीवन वुड लाइक टू कमेंट? सेफ्टी हैजर्ड में लिखा हुआ है वर्क एट हाइट है, आई गेस इट्स अ सिचुएशन। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ स्टेक्ड मटेरियल, एक पाइल बनी हुई है बॉक्सेस की इस तरह की, तो उसमें बेसिकली वो गिर सकते हैं, इट्स अ सिचुएशन। मूविंग व्हीकल, सर जी जी सर अगर हम सेफ्टी और हेल्थ की अगर हम डेफिनेशन को अगर देखें ना, तो ये पॉइंट क्लियर हो सका है हमारा। सेफ्टी की डेफिनेशन यही है कि हमारी जो सीरियस पर्सनल इंजरी होती है ना, उसकी एब्सेंस होना, ये सेफ्टी इसकी डेफिनेशन है। तो अगर उस सेंस में हम देखें तो ये क्लियर शायद होता है। ये कहते हैं सेफ्टी हैजर्ड में हम सेफ्टी हैजर्ड बेसिकली है वेयर वी पोज ऑफ एन इंजरी। ठीक है, इन द हेल्थ हैजर्ड बेसिकली वी पोज एन हेल्थ इफेक्ट। ठीक है, अगर उससे डिफरेंशिएट करें स्टेक्ड मटेरियल, मूविंग व्हीकल, ठीक है, इंजरी का काज बन रहा है, मैनुअल हैंडलिंग माइंड फॉर इंजरी, उसमें हेल्थ इफेक्ट वैसे नहीं है कि आप बीमारी है तो इलेक्ट्रिसिटी शॉक हो सकता है, डीप वाटर, टॉक्सिक और कोरोसिव केमिकल्स एंड डीप फायर है, एनिमल्स सच एज डॉग बाइटिंग एंड वायलेंट पीपल। तो ये सब चीजें बेसिकली यस इट मेक सेंस कि ये बेसिकली इंजरी का काज बनते हैं, इसमें हेल्थ इफेक्ट का नहीं है डायरेक्टली। और इनमें अगर आप देखें तो दीज आर काजिंग बेसिकली इल हेल्थ, फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन है, ठीक है, आपके नॉइस है, कुव्वत समात आपकी कम हो सकती है, और टेम्परेचर है, फिर ये केमिकल है जो ये लेड है, जैसे हैवी मेटल है मर्करी, ये कैंसर का काज बनते हैं। ठीक हो गया जी, बायोलॉजिकल ये बैक्टीरिया वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, वायरसेस वगैरह के। तो ये बेसिकली आपको क्या कर रहे होंगे, ये सब आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेंगे। और ये जो सेफ्टी हैजर्ड है ये बेसिकली आपकी क्या करते हैं, इंजरी का काज बन सकते हैं। ठीक है, इस चीज इस तरह से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। चलें जी, वेरी गुड, क्लियर हुआ या और इस पे डिस्कस करें? ठीक है, थोड़ा सा मतलब इसको इस तरह रखते हैं। अच्छा जी, हैजर्ड अभी देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट के मेथड को। उसमें पहला मेथड क्या था, आइडेंटिफाई द हैजर्ड। अब आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड हम कैसे कर सकते हैं, देखिए उसके भी अपने 4 मेथड है ना हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के। पहला टास्क एनालिसिस, रेफरेंस टू लीगल गाइडेंस, मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन एंड इंसिडेंट डेटा। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द टास्क एनालिसिस। देखिए what we do in the task analysis, basically we classify the whole activity into different portions. For example, the task here, the activity is to mount this fan on the roof. ठीक है, इस पंखे को छत पे लगाना है। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप हम इसको बाइफरकेट कर देते हैं कि भाई पहले बंदे को वर्क एट हाइट ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इसको एक अलग क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कि यार पंखा लगाना, दिस इज एन सेपरेट एक्टिविटी। मतलब क्या कहते हैं, पूरे काम को डिफरेंट टास्क में आप डिवाइड करें, फिर हर टास्क का आप क्या करें, अलग आइडेंटिफाई करें। पहले ऊपर चढ़ने के लिए वर्क एट हाइट वाला हैजर्ड आपको फाइंड हो गया, ठीक है। फिर पंखा लटकाने के लिए देखिए मैनुअल लोडिंग, ठीक है, मैनुअल वेट लिफ्टिंग, ये हो गया। फिर उसके बाद आप करने के वायरिंग का भी, उसमें वायरिंग से बड़ा इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। सो कहने का मकसद है कि तमाम एक्टिविटी को आप डिफरेंट टास्क में डिवाइड करके अलग अलग उनके हैजर्ड आइडेंटिफाई कर, एक ये तरीका होता है हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, दूसरा कहते हैं रेफरेंस टू लीगल गाइडेंस। देखिए हैजर्ड आपको ठीक है पता है जो भी है, लीगल गाइडेंस से मुराद जैसे कोविड-19 है ना, अब गवर्नमेंट है लीगल, उसने डायरेक्शन आपको दिए कि यू मस्ट हैव टू वेयर मास्क। ठीक है, ये इट्स अ लीगल गाइडेंस। ठीक है, तो आपको क्या बेसिकली ये बता दिया, देखिए मास्क पहनना है गवर्नमेंट आपको बता रही है, तो उससे भी आपको पता लगे यार कोविड इज अ हैजर्ड। ठीक है, लीगल गाइडेंस
फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल, आप इंडस्ट्री में इमिशंस कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने बता दिया कि यार ये 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो वो एक जो लिमिट है बेसिकली वो आपको बता रही है यार इससे ज्यादा हैजर्ड है, तो उसको फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनी अदर एग्जांपल? शाबाश, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। देखिए जी जी, सड़क पे लगे होते हैं रोड सेफ्टी। ठीक हो गया, वो भी आपको बेसिकली डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि यार एहतियात, आगे आबादी है, ठीक है, स्लो स्पीड, मतलब ये गवर्नमेंट आपको एक डायरेक्शन देगी, तो मतलब कहने का है कि लीगल गाइडेंस से भी आपको हैजर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुकम्मल चढ़ाई है गाड़ी सर अमेंडमेंट्स में आ सकती है? जी दोबारा सर अमेंडमेंट्स आ सकती है इसमें? अमेंडमेंट्स यस, विद मतलब फॉर एग्जांपल अभी अगली स्लाइड है कि कब वो उसमें करते हैं अमेंडमेंट से या रिव्यू वगैरह, वो उसमें डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अमेंडमेंट से मुराद ये है कि अगर आप समझते, गवर्नमेंट समझती है, आप नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस करती है, जाहिर है वो किसी ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ग्राउंड ही करेगी ना, टेक्निकल ग्राउंड, सॉरी टेक्निकल ग्राउंड पे करेगी। तो अगर उसमें चेंजेस भी हैं तो वो भी तो आपको, जैसे मैंने मिसाल पिछली दफा भी दी थी यार, पहले 5 मिलीग्राम पर लीटर लिमिट यानी एक परमिसिबल लिमिट, अब वो 5 से 3 कर दी गई है स्मोक की वजह से, ठीक है। तो अब आपके लिए क्या स्टैंडर्ड हो गए कि यार 5 नहीं 3 मिलीग्राम तक ज्यादा नहीं होनी चाहिए कंसंट्रेशन जो इमिट हो रही है, वेस्ट आप डिस्चार्ज करें, ठीक हो जी। यस सर। मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, कोई भी इक्विपमेंट या मशीनरी उस पे मैन्युफैक्चरर भी अपनी गाइडलाइंस देता है यार कि इस मशीन से 4 फुट दूर रहें, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर इक्विपमेंट में बता देता है। एहतियात हाई वोल्टेज है, ठीक है, एहतियात हॉट प्लेट है, गर्म है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, इस तरह की मैन्युफैक्चरर क्या कहता है गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो उससे भी आपको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं हैजर्ड, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि एहतियात करें ये गर्म है या हाई टेम्परेचर है, इट मींस हाई टेम्परेचर मींस एक हैजर्ड है यहाँ पर, उससे भी आपको पता लगता है। इंसिडेंट डेटा, देखिए रिस्क असेसमेंट आपने किया हुआ है जी, वही काम दोबारा हो रहा है। अब प्रीवियसली आपका कोई एक्सीडेंट हुआ या रिस्क असेसमेंट किया गया, ठीक है, वही सेम काम है, तो आप वो प्रीवियस डेटा से या प्रीवियस इंसिडेंट रिपोर्ट से या प्रीवियस रिस्क असेसमेंट से भी अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे वो प्रीवियसली जब रिस्क असेसमेंट हुआ है तो उसमें भी तो आइडेंटिफाई किया होगा ना हैजर्ड, ठीक है, तो आप क्या करें उससे देख लें, तो उससे भी आपको पता लग सकता है। ठीक हो गया जी, समझ में आ रही है चीजें? तो ये अभी मैं इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा मोड करता हूँ। स्टेप नंबर 2, पहला क्या हो गया, आइडेंटिफाई द हैजर्ड। देखें एग्जाम में भी सवाल ये आता है कि आपको, वैसे इसकी तो IG2 की पूरी आपने रिपोर्ट बनानी है, वो मैं आपको भी इसमें हम डिस्कस भी करेंगे, दिखाता हूँ रिपोर्ट भी आपको। सेकेंडली ये कि आपको बेसिकली उसमें कहा जाता है कि सिनारियो के अंदर ही ना कि आपने कमेंट करें कि ये जो फॉर एग्जांपल अगर सिनारियो आ जाता है कि यार वहाँ एक सुपरवाइजर था, उसने रिस्क असेसमेंट किया, ऐसे ऐसे किया, ठीक है, ये आइडेंटिफाई किया, उसके ये करेक्टिव एक्शन लिए, ठीक है, ये करते करते होते होते इंजरी हो गई, वो ऐसे मतलब सिनारियो एक बिल्ड कर देगा, ठीक है। अब आपको कहेगा कि यार आप देखें कि रिस्क असेसमेंट सही नहीं हुआ, ठीक है। अब वो इस पे जब आप कमेंट करने लगेंगे तो आपने ये एक चीज देखनी है कि यार वो उसने रिस्क असेसमेंट में हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया, सही किया या नहीं किया, या आइडेंटिफाई बिल्कुल ही नहीं किया, या इग्नोर कर दिया, ठीक है। यार उसने क्या ये डिटेक्ट किया, सुपरवाइजर ने अगर सिनेरियो में दिया गया है कि भाई उसने पीपल को आइडेंटिफाई सही तरीके से किया या नहीं किया, या उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जो उस पर काम कर रहे थे, हालांकि जो इंजरी हुई वो उस काम से एसोसिएट जो वाबस्ता लोग थे उनकी नहीं हुई, एक रागी एक विजिटर आया उसकी इंजरी हो गई। तो क्या हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर ने रिस्क असेसमेंट के दौरान क्या उस विजिटर को कंसीडर नहीं किया, जो कि करना चाहिए,
ठीक है, तो ये सब चीजें आपने उस सिनारियो से पिक करनी होगी, वो उसमें फिर देगा ये सारी चीज। पहली चीज क्या हुआ, आइडेंटिफाई द हैजर्ड। दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क। अब देखिए पीपल एट रिस्क से मुराद सिर्फ वो लोग नहीं होते, मैं अगर आइडेंटिफाई द पीपल कहता हूँ कि वो लोग नहीं जो काम कर रहे हैं। देखिए पीपल एट रिस्क कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल विजिटर भी हो सकता है जिसका उस काम से कोई लेना देना नहीं। जैसे वर्क की हाइट पे एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, कोई नट बोल्ट आके गिर गया उसके सर पे लग गया, ठीक है, तो वो विजिटर था, उसको क्या पता कि काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसको भी उसमें कंसीडर करना है। जब वो उसको कंसीडर करेगा तो ऑफ कोर्स वो उस एरिया को जो वर्क एट हाइट हो रहा है उसको बैरिकेड करेगा ताकि कोई विजिटर वहां से जा ना सके। डज इट मेक सेंस? तो कहते हैं pupil at risk think not only those carrying out particular activities but also of those who may be affected by those activities। समझ में आ गया कि यानी कि सिर्फ उन लोगों को कंसीडर नहीं करना जो कि काम से वाबस्ता है, बल्कि जो दूसरे लोग जो मतलब उनको इफेक्ट हो सकता है उनको भी आपने कंसीडर करना। फॉर एग्जांपल वर्कर्स, ऑपरेटर हो सकते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ हो सकता है, क्लीनर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, विजिटर हो सकता है, और मेंबर ऑफ द पब्लिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दी, देखें वो मैंने हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयर यानी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पांसिबल फॉर इवन दैट चाइल्ड, ठीक है, हु हैज फेल इन डाउन इन ट्रेंच, ठीक है, मैंने कहा था एक पाइपलाइन है, ठीक है जी, मियां वाली से सादकाबाद तक ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, ठीक है जी, तो उस पाइपलाइन, ठीक है, इंडस्ट्री की प्रीमिसेस में भी नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो काम कर रहा है उधर, ठीक हो गया। अब उसके लिए उन्होंने खंदक खोदी पाइप बिछाने के लिए, उसमें एक बच्चा जो है वो उसमें आके गिर जाता है, तो उसका भी रेस्पॉन्सिबल कौन है? ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयर है, ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो मेंबर ऑफ द पब्लिक से मुराद ये है कि उनका भी मतलब अगर एक्टिविटी ऐसी है तो उनको भी कंसीडर करना है। Now the third step, देखिए फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द हैजर्ड, आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क, ठीक है जी, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज में बेसिकली कह रहा हूं, एवल्यूट मतलब मेजर करना या अंदाजा लगाना, ठीक है, किसी चीज को। तो पहली कहता है व्हाइल सम हैजर्ड क्रिएट रिस्क टू सेफ्टी दैट इज इमीडिएट फिजिकल इंजरी, मैनी हैजर्ड क्रिएट रिस्क टू हेल्थ। देखिए एक तो इंजरी हो सकती है, इंजरी किससे हो सकती है? सेफ्टी हैजर्ड से, ठीक है, जो अभी प्रीवियसली डिस्कस किया, और इल हेल्थ मतलब हेल्थ हैजर्ड से, उन दोनों का इधर जिक्र किया। फॉर एग्जांपल मैनी केमिकल्स क्रिएट हेल्थ रिस्क, ठीक है, दीस हेल्थ रिस्क में बी एक्यूट और क्रॉनिक। देखिए हम बात करते हैं हेल्थ रिस्क की, तो फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सुना है आप? जी सर, बेहोश भी कहते हैं, बेहोश करने के लिए, ठीक है। देखिए वो आप अगर इनहेल करते हैं, आपको एक एक्सेस डोज उसकी दी जाती है, तो आप फौरी तौर पे बेहोश हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो देखिए इस तरह के जो इफेक्ट हैं जो आपको फौरी तौर पर आप जिनकी जो एक्सपोजर एक्सेस एक्सपोजर है आपको फौरी तौर पर इफेक्ट करें, दैट इज एक्यूट, एक्यूट हेल्थ इफेक्ट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉक्स नॉक्स जो होती है, आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे इनहेल कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ होता नहीं, ठीक है, लेकिन इंटरनली तौर पर फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन आपके क्या लंग्स वगैरह में कुछ खराब है। सिगरेट पीते हैं, ठीक है, सिगरेट पीने से एकदम से तो कुछ नहीं होता, बट एट द लॉन्गर ड्यूरेशन व्हाट यू फील, ठीक है, आपके लंग्स डिजीज का कारण बन सकता है, आपको रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, एंड देयर आर सो मेनी डिजीजेस व्हिच मे कॉज ड्यू टू स्मोकिंग, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ बेसिकली आपकी जो है रिस्क है, ये बेसिकली वो क्या कहलाएंगे आपके क्रोनिक, ठीक है। लेट मी रीड इट, देखिए एक्यूट है जी जी कुछ कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा था, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी जी बताइए। सर गेटिंग इन कांटेक्ट विद H2S
while working in the confined space. जी जी, ये आपके पास एक्यूट हेल्थ इफेक्ट आएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की इन्होंने एग्जांपल दी है कि वो भी अगर आप इनहेल करते तो उसी वक्त बंदा बेहोश हो जाता है। ठीक है जी, तो देखें एक्यूट हेल्थ इफेक्ट आर शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफन एक्सपीरियंस इमीडिएटली, फौरी तौर पे आफ्टर एक्सपोजर टू हैजर्ड, फौरी तौर पे जिनका असर हो जाता है तो वो कहलाते हैं एक्यूट हेल्थ इफेक्ट। जैसे कि ये मिसाल दी हाइड्रोजन सल्फाइड की दी, H2S की, फिर क्लोरोफॉर्म की मैंने एग्जांपल दी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट वो होते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट, दोज ऑफन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ रूटीन एक्सपोजर टू द हेल्थ। ठीक है, आप मतलब सिगरेट पीते जाएं कुछ नहीं होगा, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो उसका इफेक्ट होगा। तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट या क्रोनिक? Chronic loss. क्रोनिक, क्रोनिक। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया। अच्छा, रिस्क कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय सीवियरिटी इज इक्वल टू रिस्क। ये लिख लें जरा, ठीक है, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय सीवियरिटी। देखिए व्हाट वी डू बेसिकली व्हेन वी कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट, इन द रिस्क असेसमेंट ये सारी चीज हम कर रहे होते हैं। पहले आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, पीपल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारा क्या है, हमने उसको मेजर करना है। रिस्क को मेजर कैसे करते हैं? रिस्क को कि यार ये कितना रिस्क है, क्वांटिफाई करना है इसको। ठीक है, क्वांटिफाई मतलब उसको एक वैल्यू देनी है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ यार 500 रुपीज, इट्स अ क्वांटिफाइड वैल्यू जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यार रिस्क है हाई, मतलब रिस्क है, लेकिन कितना रिस्क है वो क्वांटिफाइबल नहीं है। वो आप किससे कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए लाइक्लीहुड बेसिकली समथिंग, द चांसेस ऑफ पीपल, ये चांसेस ऑफ एनीवन टू गेट एन इंटेक्ट, ठीक है, विद द हैजर्ड। वेरी गुड। हैजर्ड के साथ उसका कांटेक्ट कितने चांसेस उसके कांटेक्ट होने के। ठीक है, सीवियरिटी, उस हैजर्ड की शिद्दत क्या है। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है? देखिए ये एक हम क्या करते हैं, वो बना लेते हैं टेबल। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, लाइक्लीहुड, सीवियरिटी। ठीक है, आप इसको 10 20 30 40 50 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या चीज अडॉप्ट की हुई है। ठीक है, बिकॉज देखिए रिस्क असेसमेंट और कीप रिमेंबर वन थिंग, रिस्क असेसमेंट का कोई भी ऐसा फॉर्मल फॉर्मेट नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से रिस्क असेसमेंट का जो फॉर्मेट है वो बना सकती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये बुक में दिया गया एक्सट्रीमली अनलाइकली, एक्सट्रीमली अनलाइकली। चले फॉर एग्जांपल एक पहले एक एग्जांपल है, जैसे बोर्ड को ही ले लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर ये ऑनलाइन पार्टिसिपेंट से मुखातिब हूँ जी। यहाँ पर हमारे पास क्लासरूम के अंदर एक जमीन में बोर्ड लगा हुआ है जो कि जमीन से थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, जिससे लोग टकरा कर अक्सर गिर जाते हैं ना, उसकी एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए एक्सट्रीमली अनलाइकली, लाइक्लीहुड की बात कर रहा हूं अभी मैं, सिर्फ इसको अभी रुक जाए, इसको भी बताते हैं। एक्सट्रीमली अनलाइकली का मतलब ये कि यार यहाँ साल में एक दफा एक ही बंदा आता है इस क्लास में, अनलाइकली यानी इससे कॉन्टेक्ट है ही नहीं उसका, तो आप उसको क्या कहेंगे, वेरी अनलाइकली, मतलब एक नंबर देंगे। या अगर आपने 10 लिया हुआ है तो 10 कर देंगे इसको। ठीक है, अनलाइकली यार कभी कभी लोग आते, साल में 10 15 लोग आते। ठीक है, पॉसिबल यार पॉसिबल है उससे ज्यादा। ठीक है, लाइकली अक्सर और उससे ज्यादा। वो वेरी प्रोबेबल, लाजमी है कि बंदा आएगा तो गिरेगा, लाजमी। बहुत बंदे इधर आते हैं, क्लास के 70 बच्चे इधर आते हैं, 40 बच्चे आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं। ठीक है, तो आपने लाइक्लीहुड देखना है कि यार कांटेक्ट कितना है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्लासरूम है, दिस इज अ क्लासरूम, तो आप अगर बीइंग अ हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर, आप इस बोर्ड को किस उसमें रेट करेंगे, मतलब रेटिंग क्या देंगे इसको? मतलब एक्सट्रीमली अनलाइकली कहेंगे, अनलाइकली कहेंगे, या पॉसिबल, या लाइकली, या वेरी प्रोबेबल? पॉसिबल कहेंगे आप, लाइकली, आप लाइकली कहेंगे जी।
पॉसिबल कहेंगे सर। पॉसिबल, यस पॉसिबल, मैं भी मतलब इन्हीं दोनों में मतलब लाइक कर सकता है, पॉसिबल भी है और लाइकली भी, क्योंकि देखिए क्लास में 40 स्टूडेंट ने डेली आना होता है। दूसरी बात ये जब बंदे आने लगते हैं तो उन्हें पता होता है यार यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, तो कुछ ये फैक्टर भी होता है। ठीक है जी, तो मतलब आप इसको पॉसिबल कर लें मेरे हिसाब से, ठीक है जी, वरना गलत लाइकली भी नहीं है, लाइकली भी कर सकते हैं इसको, लेकिन वो देखिए आपने बस रेट करना है ना किसी चीज, अब ये आपकी अपनी जजमेंट है। अब ये इसको रेटिंग देना जो है ना, वो इसके बिहाइंड कोई साइंस नहीं है, ये आपकी अपनी जजमेंट है। गॉट इट। अच्छा सीवियरिटी की अगर बात करते हैं कि भाई चलो इससे इस हैजर्ड के साथ कोई इफेक्टेड हो गया बंदा, तो इस हैजर्ड की शिद्दत क्या है, क्या मतलब कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ये वेरी माइनर इंजरी होगी उसको, ठीक है, फर्स्ट एड इंजरी हो सकती है, लॉस्ट टाइम इंजरी हो सकती है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में जा सकते हैं, ये बंदे की टांग वांग अल्लाह खैर करे टूट जाएगी, टांग टूट सकती है। फिर वो तो डिपेंड करता है कि कोई तेज भाग मतलब जाते हैं। नहीं बेसिक जनरल कंडीशन है ना यार, स्टूडेंट है भागेगा क्यों, क्लासरूम है ना, ये क्लासरूम में कोई भागेगा क्या। देखिए एक कॉमन सेंस भी होता है ना, क्लासरूम में बंदा आएगा वो अपना मतलब उससे गिर सकती है, मतलब गिर समझ लो वो हो गया effect। फर्स्ट एड चलें ठीक है जी, फर्स्ट एड आप में से कोई और। माइनर इंजरी, माइनर इंजरी कह रहे हैं हम, ठीक है जी, मतलब इतना मतलब हम कह सकते हैं कि यार इन दोनों में ही घूमेगा। ठीक है चलो थोड़ा सा हाई हो गया तो फर्स्ट एड पे जा सकता है, किसी का वजन ज्यादा हुआ उस बंदे का तो फर्स्ट एड पे जा सकता है, वरना माइनर इंजरी पे हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा खतरा नहीं है इसका। ठीक है, तो आपने क्या करना है फिर, ठीक है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके एक फिगर आपके पास, ठीक है, और वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस क्या फार्मूला अडॉप्ट करती है, क्योंकि ये आपने खुद ने बनाना होता है ना। जैसे मैंने कहा यार 1 2 3 4 5 दिया, आप 10 20 30 40 50 ले सकते हैं, आप 100 200 300 500 ले सकते हैं, 400 500 ले सकते हैं। ठीक है, आप एक्सट्रीमली लाइकली, अनलाइकली, पॉसिबल, ये इनको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड अपॉन योर ओन वर्क नेचर ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल देखिए ना, लॉस्ट इंजरी टाइम, अब क्लास में बच्चा है, व्हाट डू यू थिंक, डज इट मेक सेंस, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा ऑपरेशन तो नहीं हो रहा कि वो लॉस्ट इंजरी का क्या यानी प्लांट रुक गया उसकी इंजरी की वजह से, वो टाइम लॉस हो, तो मेरे ख्याल से इन मतलब कहने का ही कि इन वर्ड को भी आप उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई आप कर लें या हाई मीडियम लो, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। आप इन्होंने 5 इसके मतलब पोर्शंस बनाए, आप 10 बना सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर सकते हैं, रेटिंग 1 से 10 तक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को अडॉप्ट कर, क्योंकि देयर इज नो सेट फॉर्मेट, सेट फॉर्मेट नहीं है कि आपने ये करें। ठीक है जी, एवेल्युएट करने का पता लग गया आपको, ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करने का पता लग गया आपको। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के कितने मेथड हैं, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं हो, 5 कहां से आ गए यार, 4 हाँ 4 है, कौन कौन से हैं, हाँ कौन कौन से हैं भाई, मैं मेथड पूछ रहा हूँ, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के मेथड अभी तो डिस्कस किए। गजनी मूवी देखी आप, एक जो मशीन थी वो मैन्युफैक्चरिंग, छोड़ो यार छोड़ो, मेरी जब बात पे जाओ, गजनी मूवी देखिए ना, हाँ देखिए देखिए ना, तो उसमें वो आमिर खान जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मतलब पुरानी बातें उसको याद रहती है, अभी अभी क्लास में पढ़ा हूँ वो भूल गया। किताब आपके सामने, चलो किताब से देख के बताओ यार। यस वेरी गुड, 4 मेथड है, पढ़े ना, टास्क एनालिसिस है, गवर्नमेंट है, मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस हैं, और इंसिडेंट रिकॉर्ड है या डेटा है। ठीक है जी, तो ये 4 मेथड है। फिर हमने बात की थी दूसरा क्या है कि आइडेंटिफाई द पीपल एड्रेस, कि कौन कौन से लोग उससे हार्म हो सकते हैं, ये अफेक्टेड हो सकते हैं।
तीसरे पे हमने बात की कि एवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड द प्रिकॉशन। रिस्क एवेल्युएट करना तो आपको आ गया, ठीक है। अब इसी का एक अगला पार्ट है तीसरे का, स्टेप 3 का, कि डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। देखिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आप ओवरऑल कर रहे क्या, इंप्रूवमेंट आए, बचा जा सके इस चीज से ना, तो आपने अब कहना कि आपने एवेल्युएट करके एहतियाती तदाबीर डिसाइड करनी है कि अब इसका करना क्या है, क्योंकि असल में ओवरऑल तो आपने उसकी प्रोटेक्शन करनी है, अपने आप को बचाना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए प्रिकॉशन से मुराद ये कि आपने एहतियाती तदाबीर, अब उसका सोल्यूशन क्या निकालना है, आसान लफ्जों में ना, उसका हल क्या है, ठीक है जी। तो उसमें कहता है when hazards are identified through the risk assessment process, it is necessary to decide on the precautions ehtiyat needed to control those hazards to an acceptable level। यानी अब ये हैजर्ड है ना, ये जो हम बॉक्स की बात करते हैं, अब ठीक है जी हैजर्ड भी है, ठीक है, हमें आइडेंटिफाई भी हो गया, हमें ये भी पता लग गया यार इससे स्टूडेंट आते हैं, तो स्टूडेंट में का हाँ ये भी वी हैव कम टू नो कि स्टूडेंट हो सकता है। उसके बाद हमने इसकी एवेल्युएट भी कर लिया इसको, यार इससे इंजरी का मतलब ये है, ठीक है। अब करना क्या है, ठीक है जी, प्रिकॉशंस क्या लेनी है, अब क्या करें इसका, वो अब डिस्कस करना है, ठीक है ना। और ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग द फर्दर एक्शन दैट इज नीडेड एंड टेकिंग एक्शन, ठीक है, कि अब इसमें किस तरह से इससे बचा जा सकता है, हाउ वी कैन प्रिवेंट द इल हेल्थ एंड डिजीजेस और डेथ इवन, ठीक है, वो सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में जो पड़ी थी। यस तो उसके लिए बेसिकली देखें देयर आर ये 5 मतलब अल्टरनेट्स, ठीक है, ये ऑप्शंस यू हैव अकॉर्डिंग टू ISO 45001 एंड ILO 2001, ठीक है। ये क्या है दोनों, ये क्या चीजें ये दोनों, ये बताइए। ये सर मैनेजमेंट सिस्टम, वेरी गुड, Health and सेफ्टी मैनेजमेंट, यस यस, गुड गुड, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस देते हैं हमें, ठीक है। तो देखिए इनके मुताबिक बेसिकली इस तरह का आपने हैजर्ड आइडेंटिफाई किया ना, तो सबसे अच्छी चीज तो क्या होती है, एलिमिनेट करें या इसको खत्म ही करें, ठीक है। अब आप चले एज ए डिसीजन मेकर, ठीक है, आपने खुद ने डिसाइड करना है। अब मुझे बताएं इस बोर्ड की इस क्लासरूम में जो कि जमीन में ये लगा हुआ है बिल्कुल सेंटर के अंदर और सरफेस से ऊपर है, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या इसको आप एलिमिनेट, इसकी एलिमिनेशन करना चाहेंगे, या इसका कोई अल्टरनेट करना चाहेंगे, या इस पे कोई इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाना चाहेंगे। ये 5 ऑप्शन है, आप इसमें क्या सजेस्ट करते हैं इस क्लासरूम यानी इस यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, जरा बात कर रहा हूँ। जी जी बताइए, आप एलिमिनेट करना चाहेंगे इसको, अल्टरनेटिव मतलब सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे, ठीक है। यस, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, आई डोंट नो आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं काम करता हूँ इसकी तस्वीर बना के आपको ग्रुप में शेयर करूँ ताकि ये क्लियर हो जाए सिचुएशन। आप सब अपना अपना डिसीजन जरा ऑब्जर्व करने में आपसे सबसे पूछता हूँ, मैं फिर बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इस पे डिसीजन लेना है। आपने क्या सब्स्टिट्यूशन, वीडियो सर थोड़ी बना दे। देखें अगर मी एज अ मतलब मैं एज अ डिसीजन मेकर या हेल्थ एंड सेफ्टी का कॉम्पिटेंट पर्सन एज अ, पहले आप अपना अपना डिसीजन दें फिर मैं आपको बताऊंगा। आप सब्स्टिट्यूट ये आप बोले इंजीनियरिंग कंट्रोल पे जाएंगे आप कंट्रोल पे जाएंगे आप सब्स्टिट्यूट, आप सब्स्टिट्यूट। अगर मेरी बात होगी मैं तो इसको एलिमिनेट करूँ। तो लेकिन इसके नीचे तो वो भी है ना, वायरिंग। देखिए अब आपने
आप इसको जरा एज अ डिसीजन लेना ना। अब मुझे बताएं, क्या इसको एलिमिनेट करने से कोई फर्क पड़ेगा? ये इसका इस्तेमाल हो रहा है भी, इस्तेमाल है इसका। इसके देखिए मैं बात कर रहा हूँ, सब कुछ भूल जाए, इस क्लासरूम को देखें, इस यूनिवर्सिटी में देखें, यहाँ के ऑपरेशन को देखें। ऑपरेशन क्या है कि स्टूडेंट ने आना, इस तरह क्लास होनी है, ये सारी चीजें आपके सामने है, ठीक है। और आप वहीं देखें तो सामने उसके बराबर में दीवार पे भी बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, आप इसको मतलब मैं एज अ मतलब अगर कॉम्पिटेंट पर्सन इसको कहूं तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल इतना नहीं है। जब इस्तेमाल नहीं है तो जाहिर है मैं इसको एलिमिनेट कर भी सकता हूँ, मेरे प्रोसेस में, मेरे काम में कोई फर्क भी नहीं आएगा। तो why should I find a substitute? Why should I find an engineering control? Why should I provide them PPEs? Does it make sense? तो आपने इस तरीके से मतलब डिसीजन, अब देखिए कोई प्रोसेस के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस। चल एक और मैं मिसाल देता हूँ। चले गिवन इन द सिनेरियो, इसमें क्या है सिनेरियो में कि भाई वो मैनुअल हैंडलिंग करता है, वो जो कर रहा था ट्रेनी वर्कर। अच्छा जी, अब उसके हवाले से बात करें, अब ये सिनेरियो वाली सिचुएशन है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखें उसके अंदर अगर मैनुअल हैंडलिंग हो रही है, ठीक है, तो एक तो एलिमिनेशन क्या हो सकती है मैनुअल हैंडलिंग की? खत्म किया जा सकता है, ठीक है। कैसे किया जा सकता है? आप फोक लिफ्टर लगा लें, कोई मतलब लिफ्ट लगा दें उधर, तो मैनुअल हैंडलिंग खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक या मशीन जो है हैंडलिंग वो आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा अब आज बात सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूट मतलब इसकी जगह कुछ और लगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब फॉर एग्जांपल मैनुअल हैंडलिंग कर रहा था, वो हाथ से उठा के ट्रेनी लेके गया, ठीक है जी। उसकी जगह आप उसको अगर मैनुअली ये प्रोवाइड कर दें तो इट इज मोर बेटर आई गेस, ठीक है। इट्स अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैनुअल हैंडलिंग, मतलब वो जो शीट को हाथ से उठा के लेकर गया, इट कुड बी अ सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट मैनुअल हैंडलिंग, बट स्टिल इट्स अ मैनुअल हैंडलिंग, इट्स अ मोड ऑफ मैनुअल हैंडलिंग बट इन अदर फॉर्म। पहले उसने हाथ से शीट उठाते हैं वो ट्रेनिंग वर्कर, नाउ देन वी हैव दिस, इसको कहते हैं सेक ट्रक, SACK ट्रक, ठीक है। उर्दू में ट्रॉली के, ठीक है, मैनुअल ट्रॉली, तो इट कुड बी अ सब्स्टिट्यूट। देखिए सबसे पहले वी ऑलवेज ट्राई टू थिंक अबाउट एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। एलिमिनेट अगर नहीं कर सकते तो वी थिंक अबाउट इट्स सब्स्टिट्यूशन। अच्छा अब एक कुछ ऐसी सिचुएशन है यार सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे? इंजीनियरिंग कंट्रोल पे आ जाएंगे। इंजीनियरिंग कंट्रोल इसका क्या हो सकता है? इंजीनियरिंग कंट्रोल मतलब ये है कि हम इसके साइड में एक दीवार लगा दें, ठीक है, या इसको थोड़ा सा सेट करके थोड़ा सा नीचे कर दें, जमीन कर दें, ठीक है, कोई सिविल वर्क कर दें यहाँ पे, ठीक है, या फिर इस पे कुछ फॉर्म वगैरह लगा दें, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो सकते हैं? इंजीनियरिंग कंट्रोल हो सकते हैं। नाउ अगर इंजीनियरिंग कंट्रोल भी नहीं हो सकता, फिर आप क्या करें? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे आ जाती है बात, और मतलब ये बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और ये बिल्कुल फाइनल है। फिर तो यार करना है, रिस्क भी यही है, एलिमिनेट भी नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो सकता, फिर ये है कि भाई पीपीईस पहन के चले, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव बता, इंजीनियरिंग समझ में आ गया ना? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या हो सकता है कि भाई हम मतलब इन द डिपार्टमेंट हम इनको कहते हैं कि यार यहाँ पे लिख के लगा दें कि भाई इधर यहाँ पे बोर्ड है, आप देख के चलो, ठीक है। या मैं यहाँ पर एक बंदा खड़ा कर दूं कि यार कोई भी बंदा है तो उसको आपने बताना है ये बोर्ड, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है, चिट लगा दें, ठीक है, या इस क्लासरूम को ही बंद कर दें, ये सारे मतलब ऑप्शंस में बता रहा हूँ। ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी जो हम कर सकते हैं, हैजर्ड अपनी जगह मौजूद रहेगा, हमने इसका आना जाना यहाँ से बैरिकेड करके इसको आइसोलेट करके, ठीक हो गया। पीपीईस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देते हैं स्टूडेंट्स को, फॉर एग्जांपल इसी की सिचुएशन में बात,
ठीक है, क्लियर हुआ ये? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है किसी? देखिए 3 चीजें डिस्कस कर ली हमने। आइडेंटिफाई द हैजर्ड, आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क, तीसरा क्या था? एवल्युएट एंड मेक अ डिसीजन। एवल्युएट द रिस्क और उसको डिसीजन लेना। डिसीजन कैसे लेंगे आप? इन बेसिस पे ले सकते। ठीक है, ये सवाल आ जाता है ये वाला। देखिए एलिमेंट 3 में अगेन कह रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझे क्योंकि इससे सवाल ज्यादा आते हैं एलिमेंट 3 से। ठीक हो गया? तो कितने नंबर का है? मतलब वेटेज ज्यादा होती है, तकरीबन मैं समझता हूँ 40 से 50% जो है ना आपका एलिमेंट 3 से आ जाता है। 5 हाँ, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, कोई चीज समझ में नहीं है मुझे बताइएगा। लेकिन जी स्टेप 4 की तरफ, लेट मी मूव टुवर्ड्स स्टेप 4। वो करें, ब्रेक करें? यस सर। हाँ चलिए ब्रेक कर लेते हैं इंशाल्लाह। 11:30 बजे मिलते हैं। ठीक है, 20 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, 20-25 मिनट। तो यहाँ से इंशाल्लाह 4th स्टेप से शुरू। ठीक हो गया? तो विद दिस इसको 3 जो हमने स्टेप डिस्कस किए इनको आपस में डिस्कस करें आपको, और फिर भी कोई आपके जहन में सवाल आए तो वो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। चले जी, ठीक है जी। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट इंशाल्लाह वी शैल बी मीटिंग एट 11:30। 25 मिनट की ब्रेक कर लें। 11:30 यस 11:30 पे मिलेंगे। बिलाल बिलाल मोहम्मद असनैन और उसामा। ठीक है जी, 11:30 पे शैल बी मीटिंग अगेन। ये जो अभी तक का पढ़ा, मैं ये स्लाइड शेयर कर देता हूँ आप लोगों से ग्रुप में, तो आप देखिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो डिस्कस कीजिएगा अगली क्लास। ठीक है जी। सर